नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। कल रात बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ उसे सुपर क्रिकेट से कम नहीं कह सकते। 40 ओवर में करीब 550 रन बने। हैदराबाद ने फिर रिकॉर्ड बनाते हुए बेंगलुरु के सामने 288 रनों का लक्ष्य रखा और बेंगलुरु ने भी 262 रन जोड़ डाले। ये कितना मजेदार है या गेंदबाजों पर एक जुल्म से कम नहीं, इन सब पर बात करने के लिए हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। पहले इस मैच के कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने बाद में बताया कि उन्होंने 300 का टारगेट बनाया है। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों पर तूफानी 102 रन बनाए। इसके अलावा हेनरिक क्लासन ने 67 और जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद ने 10 गेंदों में 37 रन बनाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद ने बल्लेबाजों में 81 में से 41 बाउंड्रीज लगाई। बेंगलुरु के सभी गेंदबाजों ने 10 से 17 रन प्रति ओवर की इकॉनमी से रन खर्चे। बेंगलुरु के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। गेंदबाजों की धुलाई की भरपाई बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने पूरी करने की कोशिश की। लाजवाब फिनिशर दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर शानदार पारी खेली। 35 गेंदों में 83 रन बनाए। इसके अलावा फैफ डुप्लेसी ने 62 और विराट कोहली ने 42 रन जोड़े। हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। 20 ओवर में 262 रन जोड़े और 25 रन से बेंगलुरु को हार का सामना करना पड़ा। और हम सीधे चलते अपने मेहमानों के पास। राजेश भाई, बहुत ज्यादा 10-12 बार इस पूरे टूर्नामेंट में 200 से बड़े स्कोर हुए हैं, 200 से ज्यादा चेज भी किया है टीमों, 200 चेज करते हुए। ये क्या क्रिकेट है? मतलब 400-500 रन बनना 40 ओवर में, आप बहुत एंटरटेनिंग है या आपको लगता है कि गेंदबाजों पर थोड़ा ज्यादा जुल्म हो रहा है? जुल्म नहीं हो रहा है, उनको पता ही नहीं है विकेट को। पिच मतलब नॉर्मली आप जब जाते हैं पिच को देखते हैं, इतने बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, कोचेज हैं, ये क्या पिच को रीड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ बॉल डालनी। हमें शॉर्ट बॉल, मैं तो सवेरे भी मैंने कहा कि हमने 95% रन जो है वो स्क्वायर में बने शॉर्ट बॉल, और उसमें भी 95 में से भी 75% रन ऑन साइड में बने। तो भाई शॉर्ट बॉल अगर आप डाल रहे हो तो शॉर्ट बॉल में मार खानी है। अगर ऐसी पिच पे आप शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हो तो क्या बाकी कोचेस क्या कर रहे हैं? मैं ये चीज नहीं समझ पाया। और उसके बाद अभी मैं देख रहा था कि उस ऊपर की बॉल जो थी कहाँ आउट हुए, कैसे आउट हुए, हमको वो भी देखना है। स्पिनर कहाँ, स्पिनर भी शॉर्ट बॉल डाल रहा है। तो इस प्रकार से अगर बॉलिंग होगी तो कहीं ना कहीं रन तो बनेंगे। हाँ, एक चीज अच्छी है कि सामने वाली टीम ने 200 जब भी 250 बनाया तो दूसरी टीम ने भी 250 पार किया। दो मैच हो गए जिसमें 250 के आसपास के रन बने। इनाक्षी, अगर यही सवाल आपसे रिफ्रेश करूं कि अगर बहुत सारे बाउंड्रीज भी छोटी हैं, जिस तरह की जो है, जो 2 बाउंसर्स का जो आपको एडवांटेज मिला है, वो एडवांटेज बहुत कम गेंदबाज हैं जो स्लोअर कटर वगैरह डाल के उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये 2 बाउंसर रूल से एक चीज जो चेंज हुई है सबसे ज्यादा, वो है नंबर ऑफ एक्स्ट्रास जो मिल रहे हैं आजकल टीम्स को। आप देखिए कि ऑन एन एवरेज हर ओवर में 7 बॉल्स तो गिरी रही है, क्योंकि एक ना एक वाइड हो ही जा रही है, क्योंकि ओवर चले जा रही है वो। तो अभी अगर आप कल की लेंथ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो सारे सिक्सेस पड़े हैं वो बाउंड्री लेंथ के हिसाब से पड़े हैं। दिनेश कार्तिक ने इतना बड़ा, इतना लंबा छक्का मारा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे दिनेश कार्तिक से कि उनकी, ऐसा भी नहीं कि हाइट कुछ बहुत ज्यादा है, 108-106 मीटर का छक्का मारना, वो भी इतने एंड गेम में, इतने प्रेशर में। तो और आप देखिए, अगर पिछले साल का आप बॉल्स टू सिक्स का रेशियो देखें तो पिछले साल तक हर 14-14.5 बॉल्स में एक छक्का पड़ता था। इस बार वो 13.5 बॉल हो गया है। तो डेफिनेटली ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ सिक्सेस ओवरऑल ही गेम में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रूल की वजह से भी है, क्योंकि बैटिंग डेप्थ बहुत बढ़ जाती है। बट आप देखिए, ओवरऑल इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में इससे बड़ा स्कोर सिर्फ एक ही टीम ने बनाया था, वो था नेपाल ने मंगोलिया के अगेंस्ट एशियन गेम्स में। वो दोनों वो दोनों ऐसे फुल टाइम क्रिकेट नेशंस भी नहीं है, बट यहाँ पे जो हम लोग खेल रहे हैं वो एक्चुअल जो टॉप। बिल्कुल, नेपाल के भी एक क्रिकेटर ने 6 छक्के की भी पारी खेली है। इनाक्षी, साक्षी, सोशल मीडिया इसको कैसे देख रहा है? सोशल मीडिया में तो तबाही मची हुई है सर। जितना, अगर कल के मैच की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स टूटे हैं कल के मैच में। ये IPL के इतिहास का तो सबसे बड़ा स्कोर रहा ही, T20 इतिहास का भी ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके अलावा इसमें एक अजब रिकॉर्ड बना है। गेंदबाजों ने पहला, T20 इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गेंदबाजों ने 4 से ज़्यादा गेंदबाजों ने 50 से ज़्यादा रन खाए हैं। 50 से ज़्यादा रन दिए।
और 82 बाउंड्रीज है, सबसे ज़्यादा छक्के लगे हैं 2013 के बाद बेंगलुरु का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। राजेश भाई, एक और चीज़ जो आप कह रहे थे शॉर्ट बॉल, लेकिन एक गेंदबाज है जिसकी लेंथ बॉल को लेके गावस्कर ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, और ये वो इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि मुंबई टीम्स का कैप्टन है वो, और T20 टीम का सिलेक्शन होने की बात पहुंच गई है। जो तीनों छक्के लगातार लगे हैं, गावस्कर ने बहुत बहुत शार्प क्रिटिसिज्म किया उनको। नहीं, उन्होंने जो बोला है वो समझिए। उनका बहुत सिंपल सा कहना था कि हार्दिक के लिए धोनी नए नहीं हैं। हार्दिक के लिए धोनी नए नहीं हैं। धोनी को बॉल डालने से पहले समझना चाहिए कि जब पहला उन्होंने बिल्कुल क्लियर सेंटेंस बोला कि पहला तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद के दो आप फुल टॉस दे रहे हैं पाव में, ठीक है, दूसरा बॉल आप ऊपर दे रहे हैं उनको। तो अगर आप धोनी को नहीं जानते हैं, अगर आप उनके साथ इतना खेले और नहीं समझ पाए हैं, तो फिर कैसे बात करें। वो उन्होंने कहा है, उन्होंने क्रिटिसाइज ये किया है कि आप जानते हैं उनको और आप कैप्टन है किसी टीम के और आप आखिरी ओवर डाल रहे हैं। वो बात पे उन्होंने बोला है कि आपने बहुत गलत बॉल डाली उस टाइम। राजेश भाई, इसको कान पकड़ना ही कहते हैं जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे काफी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो ऑप्शन खत्म कर रहे हैं। बाकी जैसे शिवम दुबे हैं या T20 के लिए जो सिलेक्शन है वो काफी सारे, और दिनेश कार्तिक को अगर फिनिशर्स की ही हम बात करेंगे तो दिनेश कार्तिक को, हालांकि उनका रोल अलग है क्योंकि बतौर गेंदबाज आप 12 से ऊपर, अब तक जितने मैच हैं 12 से ऊपर उनका इकोनॉमी रेट है। दिनेश कार्तिक के शॉट बताऊं मैं आपको, दिनेश कार्तिक के शॉट स्क्वायरिश में कितने हैं और पीछे कितने हैं। इम्प्रोवाइज शॉट्स जो खेलते हैं उनके पुल शॉट्स भी हैं, वो स्क्वायर फाइन लेग में जाते हैं। अब ये देखिए, उन्होंने स्कूप शॉट खेला है, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे, मीनाक्षी याद है, वो चार बाउंड्री उन्होंने स्लिप से निकाली पीछे। वो इम्प्रोवाइज शॉट्स हैं, वो 2020 के लिए जायज हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिस शॉट है। लेकिन हम सिर्फ पुल मार करके मिड ऑन से लेकर के मिड विकेट के बीच में और स्क्वायर लेग एम्पायर से मिड विकेट के बीच में हम सिर्फ छक्के मारे, वो नाजायज है कि भाई हम, इसका मतलब हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। और आप फिर छक्कों की बात करें तो बाउंड्री कहीं छोटी नहीं है। बाउंड्री आप देख लीजिए, जिस मैच में अगर बॉलिंग सही हो रही है तो मैच रन क्यों नहीं बन रहे हैं, 140-50 बन रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पूरे आउट हो जा रहे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा इनाक्षी और साक्षी से एक छोटी सी बात, इनाक्षी आपको लगता है जो टीम के लिए खासकर जैसे दिनेश कार्तिक आए, रिंकू अभी तक चले 6 ही मैच हुआ है, 6 और 7 मैच अभी बाकी है, आपको लगता है कि T20 का जो वर्ल्ड कप है उसके हिसाब से एक तरह का इंडिकेशन मिलने लगा है? देखिए, फिनिशर्स की जहां तक बात आती है, जैसे रिंकू सिंह हो गए, शिवम दुबे हो गए, दिनेश कार्तिक ऐसे प्लेयर है जो धोनी के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे और धोनी ने जब रिटायर करना कर दिया और उसके बाद तक अभी भी खेल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ये साल उनका लास्ट IPL का सीजन रहेगा, दिनेश कार्तिक ने कहा है। ये सब तो बदल जाता है, तो अभी तो आम चुनाव होने वाला है, कोई भी पॉलिटिक्स बदल। साक्षी, आपकी टिप्पणी इस पे? जी सर, मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्र हो गई है, अभी हमें युवा टैलेंट को मौका देना चाहिए। मुझे लगता है शिवम दुबे को इस वर्ल्ड कप में चांस चलिए, ये कह रहे हैं शिवम दुबे को मौका देना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो BCCI है वो हेल बेंट है कि किसी तरह से हमें ट्रॉफी चाहिए। तो ICC ट्रॉफी के लिए बहुत सारे विकल्प खुल गए और ये बहुत बड़ी बात है। अगले ब्रेक के बाद हम बातें करेंगे आज के मैच के 2 टेबल टॉपर्स हैं। तो T20 लीग में आज टेबल टॉपर्स की लड़ाई है। कोलकाता की टक्कर है राजस्थान से। दोनों ही टीमें टेबल टॉप कर रही हैं और दोनों टीमों ने आमने सामने 28 मैच खेले एक दूसरे से। 28 में से 14 मैच कोलकाता के नाम है, जबकि 13 मैच राजस्थान ने जीते हैं। एक मुकाबले का कोई फैसला नहीं हो सका। राजस्थान की टीम 6 में से 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। कोलकाता की टीम 5 में से 4 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। और चलते हम अपने मेहमानों के पास। राजेश भाई, सबसे बड़ी बात, दोनों टेबल टॉपर हैं और आज फैसला होगा कि एक्चुअली हाफ वे थ्रू कौन टीम टॉपर है। नहीं, दोनों टीम बराबर है। दोनों टीम की बात करें तो हम अगर कलकत्ता की बात करें तो अच्छा, उनका कप्तान श्रेयस भी अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। उनके जो सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म वाले जो प्लेयर हैं, नरेन, एज ए ओपनर, बैटिंग, एज ए बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं।
स्टार्क भी ऑलमोस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले 2 मैचों से अच्छा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वेंकटेश अच्छा कर ही रहे हैं। अब एक अंग कृष्ण, बहुत अच्छा नाम है, अंग कृष्ण बिल्कुल। रघुवंशी, वो उन्होंने एक आध मैच अच्छा किया है, उनका ड्यू है। तो अब आज उम्मीद करता हूँ कि वो आज अच्छा करेंगे, ऐसा उम्मीद है। बाकी दूसरी टीम है राजस्थान, तो वो तो इतना अच्छा करती आ रही है, सारे डिपार्टमेंट उनके बेस्ट कर रहे हैं। चाहे बटलर ले लीजिए, रियान ले लीजिए, ये अभी यशस्वी भी फॉर्म में आ गए हैं, स्पिनर अच्छे हैं। अश्विन का नहीं मालूम मुझे कि इंजरी से वापस आए हैं या नहीं आज, लेकिन मुझे ऐसा लगना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अश्विन को खेलना चाहिए यहाँ ईडन गार्डन में। बाकी मुझे पता नहीं है, मैंने उसकी जानकारी नहीं ली है, लेकिन देखते हैं। जी बाकी टीम बिल्कुल। दोनों एक 50-50 इनाक्षी डगआउट में जो होमवर्क है वो कोलकाता का जरूर दिख रहा है। नतीजे एक मैच बेशक उन्होंने गंवाए, लेकिन वो नजर आ रहा है कि कोलकाता की टीम का होमवर्क, क्योंकि राजस्थान भी बाहर जाके भी जीती है मैच, लेकिन कोलकाता का जो डगआउट का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। जी, कोलकाता और राजस्थान दोनों टीम्स में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों अपनी जो उनकी अप्रोच है बहुत इनोवेटिव है। जैसे हमने देखा कि सुनील नारायण ओपनिंग करते हैं, वहां पे इन्होंने तनुष कोटियान को लेके आए। अश्विन जैसे एक खिलाड़ी जिसका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है, उसकी जगह महाराज को लेके आए। तो ये तो उनकी सिमिलैरिटी होगी। डिफरेंस ये है कि जो कोलकाता की टीम है वो बैटिंग पे चलती आ रही है, उनका बेस्ट पावर प्ले स्ट्राइक रेट चल रहा है, और राजस्थान का वर्स्ट स्ट्राइक रेट चल रहा है। पर वहीं पे राजस्थान अपनी बॉलिंग, जो उनकी कंबाइंड इकोनॉमी है वो 8 के करीब है। तो एक बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का भी खेल चल रहा है। और जो आप बोल रहे डगआउट, जैसे अब कोलकाता में सुनील नारायण है, सुनील नारायण ऐसे एक बॉलर है जिनको जरूरी भी नहीं है कि पिच का यूज करना पड़े, वो फिर भी विकेट बिल्कुल निकालेंगे। और वही चीज बिल्कुल ईडन गार्डन में, क्योंकि उतना जरूरी नहीं है कि ईडन गार्डन हेल्प करे स्पिनर्स को, बट सुनील नारायण जैसे जो खिलाड़ी होते हैं उनको पिच का सहायता चाहिए ही नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बिल्कुल चीजें जो दोनों टीम्स बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली करती आ रही है, वही इन दोनों को टॉप 2 पे बना के रखी है। बिल्कुल। साक्षी, क्या बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, और क्या कंसर्न आप कह रही थी? जी, मेरा तो सर सबसे पहले राजेश जी आपसे मेरा ये सवाल है कि आप कप्तान श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं कि वो अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। पिछले मैच में रन बने, लेकिन बहुत धीमी गति से रन बनी, उससे पहले रन बन नहीं रहे थे, तो उस पर आप क्या टिप्पणी कोई करेंगे? बात नहीं, कोई बात नहीं साक्षी जी, ऐसा है, अब कप्तान है, रन नहीं हो रहे थे, वापस आने के लिए उनको थोड़ी सी इनिंग स्लो खेल करके अगर वो उन्होंने इनिंग अपने आप को फॉर्म में लाए तो कोई गलत नहीं है। मैंने यशस्वी के लिए भी कहा था कि बहुत जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं, आपके पास शॉट्स हैं, अय्यर के पास भी शॉट्स हैं, आप कुछ देर अगर विकेट पे रुक जाते हैं तो आपके लिए एक आध ओवर कोई मायने नहीं रखता, 6 बॉल 8 बॉल। आप देखेंगे कल कल क्या हुआ, 10 बॉल पे 35-40, 30 बॉल पे 70-80, तो बॉल बाद में बॉल काउंट नहीं होती, बाद में सिर्फ शॉट्स काउंट होते हैं कि आपने कितने बाद में मारे। तो वो चीजें हैं, इसलिए आप उसकी वो बिल्कुल श्रेयस ने भले स्लो शुरुआत की है, लेकिन अच्छा है कि वो फॉर्म में आ गए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और राजेश भाई और इनाक्षी, साक्षी, एक जो खास बात है कि लोग क्राउड को कहते हैं ईडन गार्डन्स पे 12वां फैक्टर होगा, एक शाहरुख खान का जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो 13वां प्लेयर बन के टीम के लिए मौजूद रहते हैं, वो भी एक बहुत अहम बात होती है कोलकाता के लिए। तो अभी फिलहाल बिंदास क्रिकेट में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त।